किस डिवाइस का इस्तेमाल इनपुट के लिए होता है? तो देखिए इनपुट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। इनपुट के लिए अगर हम देखें मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और स्पीकर, इन डिवाइसेज में ऐसा कौन सा है जो डेटा को इनपुट करता है हमारे सिस्टम की तरफ? तो यहाँ पे फिर सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का काम करता है, ठीक है। माउस जो होता है हमारी जो स्क्रीन है कंप्यूटर पर, और हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कोई आदेश देना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन, वो आदेश भेजना है अगर हमें, या वो आदेश इनपुट करना है, तो इस माउस के द्वारा ही हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे माउस किस प्रकार का होता है, ऐसा कुछ आपका माउस होता है। माउस में एक राइट बटन होता है, एक आपका लेफ्ट बटन होता है, ठीक है। और माउस का जो मेन फंक्शन है, जो जैसे हम अधिकांश क्लिक करते हैं माउस से या कमांड देते हैं, वो लेफ्ट बटन होता है ना। तो मेन बटन आपका कौन सा होता है? लेफ्ट बटन होता है। राइट बटन से कुछ स्पेशल टास्क करते हैं, और बीच में यहाँ पे एक बटन और होता है जो स्क्रॉल व्हील कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। ये क्या करता है? पेज को ऊपर और नीचे स्क्रॉलिंग करने का काम करता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, साथ साथ में माउस जो है आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाती है। इनपुट के साथ साथ में इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन 5 देखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोग्राम लिखने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और डी यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सभी का इस्तेमाल हो सकता है, ऑल ऑफ दीज आपका होगा। पर आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर किसका इस्तेमाल होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है। हाई लेवल कोड में प्रोग्राम लिखे जाते हैं आज की डेट में, ठीक है। पर ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हैं। पहले के समय में जब एकदम स्टार्टिंग हुई तो मशीन कोड में ही प्रोग्राम लिखा जाता था, बट इस मशीन कोड में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर मशीन के लिए एक नया कोड लिखना पड़ेगा। बट अभी क्या है, हाई लेवल में प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, और ये आपका जो इसमें ट्रांसलेटर यूज होता है वो इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो मशीन भाषा को ही समझता है, ठीक है। तो हाई लेवल में लिखा जाएगा तो इसको चेंज कराना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इसको कौन करेगा चेंज? भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताओ। और जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, आंसर भाई आप करते चलो। आंसर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से प्रैक्टिस आपकी होगी। आंसर नहीं करोगे, माइंड आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से सोचेगा नहीं। माइंड सोचेगा नहीं तो वो याद नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप केवल सुनते रहोगे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी, इस बात को ध्यान रखना है। कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और प्रिंटर। यहाँ पे डी हो जाएगा। इनपुट है, इनपुट है, इनपुट है। स्कैनर से हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, ठीक है, ये भी इनपुट है। बट प्रिंटर से क्या करते हैं? हम प्रिंट करते हैं। तो ये तो डेटा को प्रिंट करता है, बाहर करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो प्रिंटर हमारा कैसा डिवाइस हुआ? आउटपुट हुआ। ये बाकी के कैसे हुए? इनपुट डिवाइस कहलाए, ठीक है। अगला सवाल है, बायोस का पूर्ण अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है? बायोस किसे कहते हैं? देखो, आपका जो यहाँ पे BIOS है, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका। बायोस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या इसे आप कह सकते हैं एक प्रकार का प्रोग्राम है, ठीक है। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसको कहते हैं फर्मवेयर। इसको फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बायोस क्या है? फर्मवेयर है। अब आप पूछो सर फर्मवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर पर रन होता है। मतलब हार्डवेयर से जो पहली बार कनेक्ट होता है वो यही आपका है। रोम एक आपका हार्डवेयर है। रोम क्या है? एक हार्डवेयर है। और इस रोम चिप के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है आपका BIOS, बायोस नाम का सॉफ्टवेयर। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो पहली बार जो किसी हार्डवेयर से रन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्मवेयर। फर्मवेयर इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो बायोस का मतलब हुआ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सारी प्रोग्रामिंग ऑन होने की इसी के अंदर होती है, ठीक है। कैसे आपका कंप्यूटर ऑन होगा? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सा इसमें से कंप्यूटर मेमोरी का एक टाइप नहीं है, एक प्रकार नहीं है?
कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो रैम, रोम, एसएसटी, सीपीयू, यहाँ डी हो जाएगा। रैम भी है, रोम भी है, एसएसटी भी है। मेमोरी है बट मेमोरी में भी अलग अलग टाइप हैं, ठीक है, लेकिन है सभी मेमोरी ही, बट सीपीयू आपका मेमोरी नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी रैम, रोम, एसएसटी क्या होता है डिटेल में आपको समझने को मिलेगा। ओके, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का अगर हम सर्किट बोर्ड की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है इस प्रकार से आपका सीपीयू आपका होता है। देखो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लिया ये आपका सीपीयू है, तो ये आपका एक कैबिनेट है। इसके ऊपर को बॉक्स जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट मीन ये हमारे जो मशीन है उसका ऊपर का ढांचा है ना। इसके अंदर आप देखोगे तो एक बोर्ड निकलेगा इस प्रकार से। ये बोर्ड जो होता है इसको कहते हैं मदरबोर्ड, और इसी मदरबोर्ड पर यहाँ बीच में एक प्रोसेसर होता है, ये हमारा प्रोसेसर कहलाता है या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इस पर आपके रैम लगे होते हैं, बाकी सारे अदर कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड है, इसी मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। तो सर्किट बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड कह सकते हैं या मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा आपसे? व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? HTML का क्या अर्थ होता है? HTML का अर्थ पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है। तो HTML क्या है? एक वेबसाइट डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, वेबसाइट डिजाइनिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन बी याद रखना है। अगला देखो, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इनमें से कौन सा एक ALU का प्राथमिक कार्य है? प्राथमिक कार्य ALU का कौन सा है बताइएगा। ALU का प्राथमिक कार्य अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन, यानी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और लॉजिक ऑपरेशन करता है, दोनों सही है। तो ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए वाला भी सही है और ए वाला भी सही है। जो ALU है इसका काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है, ऑपरेशन, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, दोनों प्रकार के कैलकुलेशन ये करता है। अंकगणितीय गणना भी करता है और तार्किक गणना भी ये करता है, दोनों करता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भाग कैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? आंसर दो भाई यहाँ पे, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन का काम करता है वो ALU ही करता है, आपको पता है ALU, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये कैलकुलेशन कैसे करता है? गणितीय गणना भी करता है और तार्किक भी करता है। तार्किक का मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर में कोई डेटा है और उस डेटा में आपने ना ऐसे बहुत सारे मेल और बहुत सारे फीमेल का डेटा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है मान लिया, उसमें बहुत सारे मेल बहुत सारे फीमेल हैं, और आप पूछना चाह रहे हो कि भाई ये बताओ कितनी संख्या मेल की है कितनी संख्या फीमेल की है। तो ये एक तार्किक कैलकुलेशन हो गई है और इस गणना को भी करके देगा आपका कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये तार्किक गणना भी करता है और 4 + 4 = 8 ये भी गणना करके देगा आपको, मैथमेटिकल भी। इनमें से कौन पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर है? किसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए पहला जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है वो है लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा गया है, ठीक है। ये जो है जो चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज की शिष्या हैं लेडी एडा लवलेस, ठीक है। और ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर है जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम लिखा या बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है।
और फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ये उनके शिष्य हैं, इनको मदर ऑफ कंप्यूटर का नाम भी दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम ना लिखा होता तो कंप्यूटर पे आज आप काम नहीं कर पाते। अगला देखो, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का क्या मतलब होता है? तो GUI का क्या मतलब है यहाँ पे? GUI का मतलब यहाँ पे है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी होगा। देखो, हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी दिखाई देता है ना, वो सब ग्राफिकल वे में हम देख पाते हैं। हमें पिक्चर्स भी दिखते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, माउस का एरो पॉइंटर हमें नज़र आता है, हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो GUI पर आधारित है पूरा। अगर हम देखें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दो प्रकार का होता है, एक GUI पर आधारित होता है, एक CUI पर आधारित होता है। CUI के अंदर क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड या कोड लिखना होता है, वो हम कीबोर्ड से कोड लिखते हैं तभी वो काम होगा। जैसे हम एक नया फोल्डर बनाना है तो CUI वाले में क्या होगा, एक नया फोल्डर बनाने का एक कोड हमें लिखना पड़ेगा। बट GUI में क्या होगा, हम माउस के थ्रू क्लिक करके भी नया फोल्डर बना सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर आपसे CUI का पूछे तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आप बोल सकते हैं, या कमांड यूजर इंटरफेस भी आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण उपकरण है? कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात की गई है। जल्दी से बताएं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें, द्वितीयक भंडारण की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका ऑप्शन सी है। देखिए, अगर हम देखें जो हमारा हार्ड डिस्क है ना, ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है। साथ साथ SSD भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती हैं, या CD या DVD की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। पेन ड्राइव की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज है। ये सब आपकी कैसी हैं? सेकेंडरी स्टोरेज हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज कह सकते हैं आप। बट अगर प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमारा रैम आ जाता है एंड रोम आ जाता है। ये हमारा प्राइमरी में आ जाता है और ये आपका सेकेंडरी में आ जाता है। अगला देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस, ये हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करेगा, फाइल्स को मैनेज करेगा, और डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ द अबव। तो उपरोक्त सभी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है ना। अगर वो नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम नहीं करेगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, चलो जल्दी से जवाब दीजिएगा जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। हार्ड ड्राइव ठीक है, 15 का C। चलो डी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, एडवेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी कहीं ना कहीं कंप्यूटर वायरस से ही संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट है। अगला सवाल है URL स्टैंड फॉर, यानी आपसे पूछा है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL की अगर हम बात करें तो जैसे आप लोग ना कोई लिंक जब आप देखते हैं वेबसाइट पर और वो आपको अच्छा लगता है, पेज पोस्ट जो आप पढ़ते हैं, तो वो लिंक आप किसी को शेयर कर देते हैं, वही लिंक URL का काम करती है, वो URL ही कहलाती है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं जो हमारे लिंक होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, मोस्ट वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले द URL ऑफ अ वेब पेज अबव द पेज इन एन एड्रेस बार। जो एड्रेस बार ऊपर होता है वहाँ पर URL आपको दिखाई देता है। अ टाइपिकल URL कुड हैव द फॉर्म, कैसा हो सकता है? जैसे HTTP, ठीक है, www.example.com/index.html विच इंडिकेट्स अ प्रोटोकॉल HTTP। ये आपका क्या है? एक प्रोटोकॉल है। यहाँ पे अगर सिक्योर है वेबसाइट तो HTTPS हो सकता है। अगर होस्ट नेम की बात करें तो ये वाला पार्ट www.example.com ये आपका डोमेन नेम कहलाएगा या होस्ट नेम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? फाइल नेम है। तो फाइल नेम कौन सी है? जो आपका फॉरवर्ड स्लैश लगा है उसके बाद जो index.html है ये आपकी फाइल का नाम है या उस पर्टिकुलर पेज का नाम है। क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारे पेज हो सकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पेज का लिंक शेयर करना है, जैसे कोई क्लिक करे तो वही पेज खुल जाए, तो उसके बाद फिर वो वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश के साथ साथ उस पेज का नाम भी होगा यहाँ पे।
तो ये कंप्लीट क्या हुआ, एक URL कहलाया। ठीक है, केवल अगर आप ये देखेंगे तो ये डोमेन नेम कहलाएगा, वेब एड्रेस कहलाएगा, इसको URL आप नहीं कह सकते हैं, पर URL का मतलब वो एक यूनिक पेज का एड्रेस, यानी किसी पर्टिकुलर पेज का एड्रेस, वही URL कहलाता है। अगला देखो, यहाँ पे www का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन पहला हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला देखो, नियंत्रण इकाई का क्या कार्य है? नियंत्रण इकाई का काम यानी कंट्रोल यूनिट यानी CU का काम, परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, स्टोर डेटा बोथ A एंड B। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? जो CU है ना, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये यूनिट किसके अंदर है? मतलब CUI का काम है कंट्रोलिंग का। ठीक है, कंट्रोल करना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। इनमें से कौन गैर वाष्पशील मेमोरी है यानी नॉन वोलेटाइल है? अब एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोलेटाइल कौन सा है और नॉन वोलेटाइल कौन सा है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जो गैर वाष्पशील है या नॉन वोलेटाइल है, इसको कह सकते हैं परमानेंट, इसको क्या कह सकते हैं? परमानेंट। ठीक है, और जो वोलेटाइल है या वाष्पशील है, इसको कह सकते हैं टेम्परेरी। बस सिंपल सी भाषा में आप समझ लो, नॉन वोलेटाइल परमानेंट है, वोलेटाइल टेम्परेरी है। अब कौन सी गैर वाष्पशील है यानी कौन सी आपकी जो है वो परमानेंट है, ये पूछा है, परमानेंट पूछा है। तो रैम, कैश, रोम, तो यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा, रोम। रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट रहता है, डिलीट नहीं होता है। जबकि रैम के अंदर आप देखेंगे तो जो भी डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद अगर डेटा को आपने सेव नहीं किया तो वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सिस्टम जैसे ही बंद होगा आपका वो डेटा डिलीट हो जाएगा। रैम के अंदर जो भी होगा या तो उसे सेव कर लो, और सेव करोगे तो कहाँ सेव हो जाएगा? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो है वो कैसी है? वो आपकी गैर वाष्पशील है, वो नॉन वोलेटाइल है यानी परमानेंट है। हार्ड डिस्क परमानेंट हो गई, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब परमानेंट है। रोम भी परमानेंट है, लेकिन रैम कैसी है? वोलेटाइल है, या आप कह सकते हैं कि ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, रोम परमानेंट कैसे है? क्योंकि रोम जो होता है, इस रोम के अंदर ही हमने अभी भी आपको बताया था क्या रहता है? बायोस रहता है। बायोस एक प्रोग्राम है जो एक बार इनबिल्ड हो गया रोम के अंदर, वो बराबर अब बना रहेगा। ठीक है, जब तक आपका रोम चिप खराब नहीं होता है, तो ये इसलिए परमानेंट कहलाती है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ठीक है, चलो, और कल से आप लोग समय से 6 बजे क्लास ज्वाइन करो। 6 PM पर आपकी क्लास होती है, तो 6 बजे सबको क्लास में आना है। कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग क्या बताएंगे? डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ना। देखो, इसमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं। जैसे आप वेब ब्राउजर और वर्ड प्रोसेसर देखोगे तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बट ये आपका कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन है तो आपके सॉफ्टवेयर ही। ठीक है, हैं क्या? सॉफ्टवेयर ही। तो कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है? डी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है? मोहिनी शुक्ला, गुड इवनिंग। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला, अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है? कीबोर्ड का। ठीक है, तो कीबोर्ड एक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ऑप्शन C यहाँ पे राइट है। बाकी अगर बात करें मॉनिटर की, प्रिंटर की और स्पीकर की, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस आपके हैं। इंटरनेट ब्राउजर क्या करता है? व्हाट डज एन इंटरनेट ब्राउजर डू? इंटरनेट ब्राउजर की बात करें तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करवाता है या ब्राउज करता है वेब को, है ना। किसी भी वेबसाइट को हम ब्राउज कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट है, अगर उस पर जाना है, उस पर विजिट करना है, तो हमें कोई भी ब्राउज़र यूज करना पड़ेगा। अब वो ब्राउज़र आपका कोई हो सकता है, जैसे गूगल क्रोम हो सकता है। ठीक है, क्रोम का यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो अदर्स आपके ब्राउज़र होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ब्राउज़र हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप
किसने किया, कौन सी कंपनी का ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये आपका विंडोज है। यानी अगर हम बात करें विंडोज़ का पूरा नाम क्या होता है, MS विंडोज होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का वैसे है, चैप्टर 2 में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल भी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा CCC बाईफिफ्टी मोबाइल एप्लीकेशन पर जब आप देखेंगे, है ना, जो थ्योरी क्लास हमारी आती है वहाँ पे, तो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और कब से स्टार्ट हुआ इसके सारे वर्जन के बारे में, सारे संस्करण के बारे में भी वहाँ पे बहुत ही डीपली बात करेंगे। तो ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रदर्शन की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? कंप्यूटर जो आपका है, जो प्रोसेसर है, जो एक्चुअली में प्रोसेस करता है, जैसे मान लिया ये सिस्टम आपका है ना, अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप की बात करें और ये आपका डेस्कटॉप लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या लगा हुआ है, डेस्कटॉप लगा हुआ है, ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका माउस है, ठीक है। इस प्रकार से माउस आपका कनेक्ट है, कीबोर्ड भी यहाँ पे आपका कनेक्ट है और ये मॉनिटर यहाँ से आपका कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, ये CPU है, तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो दिखेगा कहाँ, प्रदर्शित कहाँ पे होगा, वो डिस्प्ले कहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा है। तो डिस्प्ले कहाँ पे होगा, मॉनिटर पर होगा ना, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। कंप्यूटर के प्रदर्शन की निगरानी के लिए इसमें क्या चल रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ मॉनिटर का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, किस प्रोग्रामिंग भाषा को सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है? कौन सी ऐसी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है, ठीक है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, उसको हम क्या बोलेंगे, C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज को कंप्यूटर की अदर लैंग्वेज की जननी कहा गया है, ठीक है। यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी किसे कहा गया है, C भाषा को कहा गया है। निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार तकनीक का एक प्रकार है? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ब्लूटूथ हो गया, USB, इथरनेट, VGA, इसमें सही जवाब क्या होगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। ब्लूटूथ कैसा है, ये आपका वायरलेस है, यानी बिना तार के कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, तो ये है आपका ब्लूटूथ, वायरलेस ये होता है। और आप जब चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे तो वहाँ पर इसमें और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कई बार पूछता है कि ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो इसमें पैन नेटवर्क होता है, इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। देखो निम्न में से PDF का पूर्ण रूप क्या है, यानी PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक ऐसा फॉर्मेट है जो पोर्टेबल है, जिसको शेयर करने में बहुत आसानी है, आप किसी को भी फाइल को शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .pdf होता है, .pdf। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है? कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको हालांकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये यूटिलिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर में वायरस से हमारी सिस्टम की सुरक्षा करने के लिए एंटीवायरस का हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन में 30 प्रश्नों को शामिल किया था, ठीक है। ये क्लास आपकी CCC मार्च बैच 2025 का पहला लाइव क्लास था और ये क्लास फर्स्ट क्लास है, तो ये फ्री भी रही गई है ना। ये क्लास YouTube पर भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये क्लास फ्री है। इसके बाद जो क्लास नंबर 2 होगी वो आपकी पेड रहेगी, मीन उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने बैच नहीं लिया है तो, ठीक है। और अभी जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि एक हमने पोस्ट भी डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल पर कि जो आपका बैच है 399 का जो बैच था मार्च वाला, अभी हमने एक ऑफ़र दिया था आपको, तो ये बैच अभी आपको 360 का ओनली मिल जाएगा, 360 रुपये का मिल जाएगा। और एक और स्पेशल डिस्काउंट इसमें कर दिया गया है, वो ये है कि जब भी आप इसे लें, हालांकि 399 से 360 में आ गया है, पर जब भी इसे बाय करें तो CCC मार्च के लिए ये वाला कोड अप्लाई कर लो, CCC मार्च, CCC MAR, ठीक है, MAR मार्च। तो ये CCC MAR आप लगा लीजिएगा, तो इस पर भी और डिस्काउंट आपको कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और माइनस हो जाएगा और 360 से कम में भी आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कूपन लगा के आप इसे ले सकते हैं। जो भी बच्चे फ्री वाले हैं, मीन अभी आप इसे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से जो क्लास आपको मिलेगी वो
जो इसकी सेकेंड क्लास होगी, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री नहीं रहने वाली है, पेड होगी, और वही बच्चे देख पाएंगे जो एप्लीकेशन पे जुड़ जाएंगे। और ये ऑफर भी आपका कल तक ही वैलिड रहेगा, कल परसों तक ही वैलिड रहेगा, तो आप समय रहते ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या है उसके लिए आपको नंबर दे रहे हैं यहाँ पे 9452299436, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन कौन सा है, जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर CCC वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिएगा, डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। प्रदीप गुप्ता ने कहा सर 25 करेक्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया, पहली क्लास में 25 करेक्ट हैं, क्योंकि आज हमने बड़ा इजी क्वेश्चन रखे थे। शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से, है ना, तो जीरो से लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल तक चलेंगे इस बैच के अंदर, और बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। बस आपको डेली रेगुलर जो क्लास आया वो करते चलना है, थ्योरी और लाइव दोनों को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। बाकी इसका PDF भी एप्लीकेशन पे रहेगा, अभी तुरंत PDF आ जाएगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।